33% मार्क्स आप पेपर 1 में स्कोर नहीं करते हैं तो फिर पेपर 2 की कॉपी आपकी चेक होगी ही नहीं, ठीक है ना। अप्लाइड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें अप्लाइड वर्ड का मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने मोटे डिक्शनरी को दे दिया जाए आपको और कहा जाए कि इसमें आ रहे सारे वर्ड्स को आप ग्रुपिंग कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर एंड यूजेज हो गया, वोकैब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने राइटिंग की बात किया। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शंभू शरण है। मैं आप सारे स्टूडेंट्स को झारखंड की प्रतियोगिता किरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग, आप लोग को पता होगा कि अभी झारखंड का एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आया हुआ है, झारखंड माध्यमिक आचार्य JTMACCE 2025। इसी वैकेंसी के ऊपर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है ना। एट फर्स्ट ये क्लियर होना चाहिए कि JTMACCE 2025 है क्या, पहले इसको लेकर थोड़ा सा बात कर ले, है ना। जे का मतलब झारखंड, जे का मतलब हो गया झारखंड, टी का मतलब हो गया ट्रेंड, एम का मतलब हो गया माध्यमिक, ए का मतलब आचार्य, सी का मतलब कॉम्बाइंड एंड सी का मतलब झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कॉम्पिटिटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ए इसका फुल फॉर्म हुआ। ये आपको कोड याद रखना होगा, JTMACCE। इन फ्यूचर किसी भी तरह का JSSC कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में कोई यदि नोटिस आता है तो वो पूरा डिटेल्स लिखती नहीं है, वो बस इस बात को मेंशन करेगी JTMACCE, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट कर लेना होगा कि किस वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें झारखंड माध्यमिक आचार्य की बात करें, आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग अप्लाइड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अप्लाइड इंग्लिश में क्या आपको पढ़ना है, और उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका झारखंड ट्रेंड एग्जाम जो होगा 2025, अभी अब हम लोग उसको शॉर्ट में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका 2 पेपर का एग्जाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट को कवर किया गया है। फर्स्ट हो गया जनरल स्टडीज एंड नंबर 2 और नंबर बी हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। इसमें जनरल स्टडीज का 100 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड मार्क्स इज ऑल्सो 200, ठीक है। और ये आपका पेपर 1 इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का आने का मतलब कि इस पेपर में यू विल हैव टू स्कोर 33% मार्क्स। यदि 33% मार्क्स आप पेपर 1 में स्कोर नहीं करते हैं तो फिर पेपर 2 की कॉपी आपकी चेक होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो पेपर 2 की कॉपी आपकी चेक हो, इसलिए ये मैंडेटरी होगा कि यू विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन पेपर 1, एंड पेपर 1 विल कंटेन जनरल स्टडीज एंड हिंदी इंग्लिश बोथ। क्लियर? जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन एंड हिंदी इंग्लिश बोथ 100 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड मार्क्स इज ऑल्सो 200। पेपर 2 में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
जिस किसी भी 9 to 12, ये पता है ना आपको कि 9 to 12 क्लासेस के लिए ये नोटिफिकेशन है। सॉरी। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का पेपर 2 कवर करेगा वो। और अभी जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड इंग्लिश, ठीक है ना। अप्लाइड इंग्लिश को लेकर अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। अप्लाइड इंग्लिश, आप यदि सिलेबस देखें, नोटिफिकेशन देखें जो जेएसएससी ने निकाला है ये झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए, ठीक है ना, तो जितना क्लियर सिलेबस मेंशन अप्लाइड इंग्लिश में है उतना बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अप्लाइड इंग्लिश में किस सेक्शन का कितना क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट, है ना, ये एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें जेएसएससी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड इंग्लिश को लेकर डिटेल्स करेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंग्लिश में एक वर्ड यहां पे लगा हुआ है अप्लाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्लाइड लगने का मतलब क्या हुआ। इंग्लिश रहता तो क्या होता और अप्लाइड इंग्लिश यदि है तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, अप्लाई। अप्लाई एक वर्ब भी है और अप्लाई यदि इसी का V2 और V3 फॉर्म का हम यूज करें देन इट बिकम्स अप्लाइड। तो अप्लाइड वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो अप्लाइड इंग्लिश में जो अप्लाइड वर्ड है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। V1, V2, V3 थोड़ा सा और डिटेल्स करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इसको एडजेक्टिव लिखा है तो ये V2 को लिखा है या V3 को लिखा है, थोड़ा सा पहले क्लियर कर देते हैं। V1 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्लूरल एंड V2 इज कॉल्ड पास्ट, V3 इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एंड V4 इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 is called present singular। इसमें V3 और V4 जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये V3 और V4 का यूज सेंटेंस में आप वर्ब के जैसा भी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज देम एज एन एडजेक्टिव एज वेल, ठीक है ना। तो यहां जो अप्लाइड है दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अप्लाई एंड अप्लाइड कैन बी यूज्ड बिकॉज इट इज अ पार्टिसिपल, सो वी कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव एज वेल। क्लियर। तो अप्लाइड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है अभी हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले अभी इस वर्ड को समझना है कि अप्लाइड इंग्लिश जो मैंने लिखा है, अप्लाइड या जो आपका सिलेबस है अप्लाइड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें अप्लाइड वर्ड का मतलब क्या है, पहले अभी इसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड वर्ड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इंग्लिश वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है जो कि नाउन है। यदि इंग्लिश लिखता और अप्लाइड इंग्लिश लिखा है तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ। यदि सिर्फ इंग्लिश लिखता तो इन जनरल इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे होंगे इंग्लिश, ठीक है ना। लेकिन अप्लाइड वर्ड जब यूज हो गया, अप्लाइड मीन्स व्हाट, अप्लाइड मीन्स पुट टू प्रैक्टिकल यूज। जब किसी चीज को आप प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं देन इट इज कॉल्ड अप्लाइड, ठीक है ना। आप सुने होंगे अप्लाइड साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स। जहां मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली यूज आप कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड अप्लाइड, ठीक है ना। अप्लाइड इंग्लिश कहने का मतलब क्या हुआ, हम वैसे इंग्लिश के उस फॉर्म से बात कर रहे हैं जिसका यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड इंग्लिश। क्लियर।
तो ये जो माध्यमिक आचार्य का एग्जाम होगा जिसमें कि इंग्लिश है, इसमें कैसे इंग्लिश के बारे में बात करना होगा, अप्लाइड इंग्लिश, यानी वैसे इंग्लिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वो सिलेबस है आपका जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, वैसे ही इंग्लिश की बात होगी, वैसे ही इंग्लिश की एग्जाम होगी आपकी, ठीक है। तो इस अप्लाइड इंग्लिश में, और यदि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कहीं भी आपको समझने में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्लाइड इंग्लिश में जेएसएससी ने क्या क्या रखा है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आपका ये जो सेकेंडरी आचार्य का जो सिलेबस है अप्लाइड इंग्लिश, इसमें सबसे पहला जो जेएसएससी ने मेंशन किया है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अभी एक बात मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन है जिसमें सिलेबस वो मेंशन कर रखा है, आप सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस को देखिए, ठीक है ना। किसी में एग्जैक्ट क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ है एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है ना। ऐसा किसी में आपको नहीं दिखेगा कि हाँ किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इंग्लिश में ऐसा कर रखा है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा माइलेज है आप लोगों के लिए। नंबर फर्स्ट क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 20 MCQ पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होगा, ये दोनों MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी दे रखा है, ऑप्शंस भी दिया गया है, एंड यू विल हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, अनसीन पैसेजेस होंगे। अनसीन पैसेजेस कोई न्यू चीज नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। वो आज का स्टूडेंट या आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्लास 7-8 में भी देखे होंगे, और वहां से ये जो आपका साथ पकड़ता है वो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, ठीक है ना। और यदि उस कॉम्पिटिटिव फील्ड में इंग्लिश पेपर है, ठीक है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में क्या होगा, किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखा हुआ एक आर्टिकल टाइप से होगा। हो सकता है कि उस पैसेज का जो थीम हो, जो टोन हो, वो फैक्चुअल हो, या नैरेटिव भी हो सकता है, या आर्गुमेंटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अनसीन पैसेज किस थीम पे बेस्ड हो सकते हैं, दिस कैन बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल नैरेटिव, किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो सकता है, किसी चीज को नैरेट किया गया हो, किसी चीज पे आर्गुमेंट किया गया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और चूंकि MCQ है तो क्या होगा, पैसेज को रीड आउट करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है। अनसीन पैसेज पे कमांड किया जा सकता है। इसका द बेस्ट वे क्या है, आप पर डे एक सिस्टम बनाइए कि मेरे को न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने का यदि आप यूज टू हैं, यदि आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हो या और कोई दूसरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो मेरे समझ से अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है जिसमें 20 MCQ पूछे जाएंगे, इसमें मेरे समझ से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एडिटोरियल का रीड आउट करना, इसको पढ़ना सिंसियरली, ये आगे भी काम आएगा, आपके ही एग्जाम में काम आएगा। कहां आएगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं लेटर ऑन, ठीक है ना। फिर क्या है, मेन आइडिया इसे निकालना हो सकता है। जो गिवन अनसीन पैसेज है उसका मेन आइडिया क्या है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। थीम और पर्पस ऑफ द पैसेज के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अनसीन पैसेज, पहले फिर से एक बार समझते हैं। अनसीन पैसेज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा, वैसा पैसेज होगा जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं हो, ठीक है ना। ए पैसेज किस थीम पे बेस्ड हो सकता है, तो फैक्चुअल हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। मैंने बता ही दिया था कि ये क्या है। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ठीक है।
इसका थीम क्या है और इस पैसेज का पर्पस क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो यहां से हो सकता है। नंबर 2, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको उसे निकालना है, वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसे आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ऑथर्स इंटेंशन क्या है, उसमें इंप्लाइड मीनिंग क्या है, ठीक है ना। दो तरह का मीनिंग होता है, ठीक है ना। एक क्या होगा? इंप्लाइड होगा। जैसे एक एक्सप्लिसिट वर्ड होता है, एक्सप्लिसिट समझते हैं, और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो दिख रहा है, और इम्प्लिसिट मतलब जो दिख नहीं रहा है, आपको देखना है, ठीक है ना। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ? वो चीज उसमें क्लियरली कहीं दिखेगा नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होगा। आपने उस आर्टिकल को पढ़ा, आपने उस अनसीन पैसेज को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आपका क्या कॉन्सेप्ट फ्रेम हुआ, उस बेसिस पर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? ये तो नंबर 2 टाइप क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 में क्या हो सकता है? वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट। आप जो अनसीन पैसेज पढ़े, उस अनसीन पैसेज में हो सकता है कि किसी वर्ड्स को बोल्ड करके लिख दे, हो सकता है कि उस वर्ड को अंडरलाइन कर दे। अब क्या पूछा जाएगा? ये जो बोल्ड करके लिखे गए वर्ड हैं या जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं, इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है पैसेज के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। क्या उसका एंटोनिम्स हो सकता है ना, या हो सकता है कि क्लियरली उस वर्ड का मीनिंग पूछ दे, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, कुछ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है इस पैसेज में, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्प्रिहेंशन से? तो एजम्पशन एंड कंक्लूजन। जनरली कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज से, ठीक है ना। कोई सपोज कि कोई आर्गुमेंटेटिव पैसेज दे रखा है, अब उसका क्या कंक्लूजन आपकी समझ से होना चाहिए, यहां से सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट क्लियर हो गया होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आप लोगों में किसी को जहां भी जो चैलेंजेस दिखे, जो आपका वीक पॉइंट है, आप उसको क्लियरली बताएंगे, टेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 2, दैट इज ग्रामर एंड यूजेज। फर्स्ट पार्ट में क्या था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे कि 20 एमसीक्यू थे। नंबर 2 में क्या है? ग्रामर एंड यूजेज, इससे भी 20 एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना। इसमें पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए आपको। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच? टेंसेज होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए, एंड दिस इज कॉमन एरर। और एक कॉमन एरर में पार्टिकुलरली मेंशन किया हुआ कुछ टॉपिक्स है, लाइक आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, ठीक है। ओवरऑल यदि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच भी लिखा होता आपके सिलेबस में तो ये मोर देन एनफ था, लेकिन उसने डिटेल्स लिख दिया। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच तो रखना ही रखना है, और इसमें ये जो गिवन टॉपिक्स हैं, लाइक टेंसेज, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड कॉमन एरर, जिसको कि आप स्पॉटिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, स्पॉटिंग एरर और कॉमन एरर, ठीक है ना। कॉमन एरर जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें ओवरऑल पूरा का पूरा इंग्लिश है, लेकिन यहां आपको पार्टिकुलर फोकस रखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? एक ग्रामर का पार्ट हो गया, और इससे भी 20 एमसीक्यू कवर किए जाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जहां कहीं भी जिस सेक्शन में, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम फील हो, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना। जहां तक पॉसिबल होगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितने भी सेक्शन हैं, इन सारे सेक्शन पे हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी और वर्ड पावर, इससे भी 20 एमसीक्यू ही होंगे, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 एमसीक्यू। सेकेंड पार्ट में क्या था, अभी हम लोग देखें ग्रामर एंड यूजेज, इससे भी 20 एमसीक्यू। थर्ड वन इज व्हाट, वोकैबुलरी और वर्ड पावर। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किया गया है, इसमें वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स। वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना होगा। हो सकता है कि एक पार्टिकुलर सेंटेंस बनाया हुआ हो और उसमें एक वर्ड को बोल्ड करके रखा गया हो, उस बोल्ड किए गए वर्ड का उस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है ये ऑप्शन में दे रखा हो, एंड यू विल हैव टू ऑप्ट आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वोकैब का तो ये फेवरेट है ना। यदि इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें और यदि उसमें इंग्लिश है एज अ सब्जेक्ट, तो वोकैब में जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड OWS, इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज एंड इडियम्स। ये कॉमनली इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वोकैब की बात करें तो फिर से एक बार, वर्ड मीनिंग मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है ना। कॉमनली इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी कोई न्यू नहीं है। कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश, दैट इज कॉल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है ना। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स, इसको आप होमोनिम्स के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है ना। होमोनिम्स, होमोनिम्स बोले तो ये क्या होता है, जैसे एक हम वर्ड लिख रहे हैं SALE, सेल, एक वर्ड है SELL, सेल, एक वर्ड है CELL, सेल। मोर और लेस इस तीनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेल सेम है, लेकिन तीनों का मीनिंग, तीनों का यूज अलग अलग कंटेक्स्ट में होता है। ये 3 वर्ड्स जो मैंने लिखा है, ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। सेल नाउन है, सेल वर्ब है, एंड सेल अगेन इज नाउन। क्लियर। SALE ए नाउन हो गया, SELL वर्ब हो गया, CELL ए नाउन है। अच्छा, इस सेल का भी 2 सेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कोशिका के सेंस में होता है और एक जो सेल, जो बैटरी जिसको कहते हैं हम लोग सेल, वो हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स यानी होमोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब के साथ जो पार्टिकल लग जाते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। एक सिंपल सा कॉमनली यूज होने वाला मैंने दिया, लाफ एट, लुक डाउन अपॉन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। जो वर्ब फ्रेज के रूप में हो दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। जो एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हो वो एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडवर्ब फ्रेज के रूप में हो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। वो आगे फ्रेज को लेकर डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको वर्बल फ्रेज कहते हैं या फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने 3 पार्ट तक डिस्कस कर लिया। नंबर फर्स्ट में एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 20 MCQ, क्या क्या उसमें पूछा गया वो आप लोगों ने अभी यदि सिंसियर होकर बात को सुने होंगे तो एक फ्लैश हुआ होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 2 की बात करें उसमें ग्रामर एंड यूजेस था। नंबर 3 की बात करें तो वोकैबुलरी 20 MCQ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4th,
वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज मैकेनिक्स, इससे भी 20 एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे क्या पूछे जाएंगे? फिलिंग ब्लैंक्स इन अ पैसेज विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये जो इतना लॉन्ग में लिखा हुआ है, इसको आप एक सिंपल वर्ड में समझ लें, क्लोज टेस्ट, और यू कैन से इट रैपिड फिलर्स। आप लोग देखे होंगे ऐसा कि एक किसी टॉपिक पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और बीच बीच में वर्ड्स को ऑमिट करके मार्किंग कर दिया है 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है ना। और इन सारे के अगेंस्ट में 4 to 5 ऑप्शन दे रखा हो, इसमें से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है to fill this very blank, you will have to pick it out. Clear? This is called close test or rapid fillers. तो ये जो बोलता है filling blanks in a passage with appropriate words, ये वही चीज है, close test ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? rearranging phrases and words to form a coherent sentence. इसमें यदि वर्ड्स को आपने रीअरेंज किया, आई थिंक ये भी आप जानते ही होंगे, पॉइंट नंबर 3 जो यहां पे है, 1 2 3, सॉरी नंबर 2 जो है, इसको पहले क्लियर करते हैं हम लोग। रीअरेंजिंग फ्रेजेज एंड वर्ड्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। PQRS के नाम से ये स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टेटमेंट, और एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दिया, बीच में PQRS। PQRS में क्या है, उसी सेंटेंस का पार्ट्स है, और करना क्या है, इसको लॉजिकली अरेंज करना है, लॉजिकली अरेंज करना है जिससे कि एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ जाए, ठीक है ना। ओपनिंग स्टेटमेंट दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, बीच में क्या है, PQRS। इसमें PQRS में है क्या, तो उसी सेंटेंस का पार्ट है, बट दे आर गिवन इन अ जम्बल्ड वे एंड यू आर आस्क्ड टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में आपने अरेंज किया, तो इस तरह का जो एक्सरसाइज है, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और यू कैन से इट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? या सेंटेंस रीअरेंजिंग फ्रेजेज एंड वर्ड्स, आप सिंपली इसको जान लीजिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये ना ही कोई न्यू चीज है और ना ही टिपिकल है, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू आप इस पे अच्छा खासा कमांड कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोरिंग भी कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस। इसमें क्या था, फिलिंग ब्लैंक्स इन अ पैसेज विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। इसमें एक पैसेज में एप्रोप्रिएट वर्ड से उसको फिलअप करना था, और इसमें क्या है, एक सेंटेंस गिवन है, ब्लैंक दे रखा है, और यहां वर्ड्स फिलअप करना है। 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन करेक्ट है एज पर योर सेंस, आप उस वर्ड से इस ब्लैंक को फिलअप करेंगे। इसी का नाम है चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस, और यू कैन से इट फिलर्स। फिलर्स काफी पॉपुलर है, ठीक है ना। वही चीज है, फिलर्स और चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस, बोथ आर सेम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। इंग्लिश में कहां कहां पंक्चुएशन का रिक्वायरमेंट होता है, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां सेमी कॉलन लगाना है, कहां इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, कहां फुल स्टॉप देना है, कहां क्वेश्चन मार्क देना है, कहां मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है।
दे ऑल आर कवर्ड इन पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन, कहां किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड को कैपिटल लेटर से लिखना है, इसके बारे में ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये मेरे समझ से आप सारे स्टूडेंट्स इतना तो श्योर होंगे, क्योंकि अप्लाइड इंग्लिश के लिए आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो काफी वर्षों से आप इंग्लिश पढ़े ही होंगे। देखते देखते माइंड में प्रिंट हो गया होगा कि कहाँ किस वर्ड को कैपिटल में लिखना है, कहाँ पंक्चुएशन का रिक्वायरमेंट है, पंक्चुएशन में किसका रिक्वायरमेंट है ना। और इसके बारे में भी हम लोग क्लासेस में देखेंगे डिटेल्स, ठीक है ना। सेंटेंस क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, इसमें जो सेंटेंस दिया होगा हो सकता है कि उसका क्या मीनिंग आप समझ पा रहे हैं वो सिंप्लीफाइड वे में हो, या हो सकता है कि इसमें मैचिंग टाइप का सेंटेंस आपको दे दे, ठीक है ना। एक कॉलम ए बना दिया, एक कॉलम बी बना दिया, अब कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना होगा उसके कंटेक्स्ट के साथ, ठीक है ना। इससे अंडरस्टैंडिंग आपका चेक किया जाएगा कि उस सेंटेंस को लेकर कितना क्लैरिटी आप में है। कोई गिवन सेंटेंस है, उसी का कुछ पार्ट को दूसरे पार्ट में कॉलम बी में दे रखा है, तो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब उस सेंटेंस को लेकर क्लैरिटी बना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस फॉर टोन एंड स्टाइल। आप जब किसी चीज को, जब आप राइटिंग का काम करते हैं इंग्लिश में, तो एक काफी मैटर करता है कि उसमें टोन स्टाइल के अकॉर्डिंगली ही वर्ड्स का सिलेक्शन करना होता है। आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, क्या उसका टोन होना चाहिए, क्या उसका स्टाइल होना चाहिए, और यही टोन और स्टाइल के अकॉर्डिंगली वर्ड्स का आपने यूज किया है या नहीं किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये राइटिंग की ओर जब हम लोग आएंगे, राइटिंग भी आपके सिलेबस में है ना, नंबर 5 वही होगा, राइटिंग का ही होगा। उससे ज्यादा कंसर्न है इसका टोन एंड स्टाइल का, और इस टोन और स्टाइल के अकॉर्डिंगली किस वर्ड का यूज एप्रोप्रिएट होता है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 एमसीक्यू होंगे। राइटिंग स्किल में टाइप्स, राइटिंग का कौन कौन सा राइटिंग का टाइप्स हो सकता है, उसके फीचर्स क्या होंगे, फॉर्मेट क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, इन सारे से है ना। और उस पार्टिकुलर राइटिंग का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसका पर्पस होगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें भी टाइप्स में मेंशन कर रखा है कि फॉर्मल लेटर्स होगा, ईमेल्स होगा, रिपोर्ट्स होगा, नोटिसेस होगा, मेमोज होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, रिव्यूज बुक्स का, फिल्म का, रिपोर्ट्स का, इन सारे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइटिंग वाले सेक्शन में। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो अप्लाइड इंग्लिश में पढ़ना है। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एफर्ट्स लगाने को तैयार है, यदि आप एफर्ट्स लगाने को तैयार हैं, तब वो तमाम वे पाथ मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी टीचर का काम आपको गाइड करना होगा, ठीक है ना। उस रास्ते पे चलने का काम आपको खुद करना है। इट इज यू, ओनली एंड ओनली यू हु विल हैव टू वॉक ऑन दैट वेरी पाथ। आई विल ओनली गाइड यू। क्लियर? आप यदि चलने को तैयार हैं, उस रास्ते में जहां जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको दूर करना मेरा काम होगा, बट चलना आपका काम होगा, ठीक है ना। और यदि आप चलेंगे, रास्ते पे आप चलने को तैयार हैं, तो हम बिल्कुल आपका साथ देने को तैयार हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और इसमें आप गौर करेंगे कि पेपर 1 में क्वालिफाइंग नेचर का है हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो इंग्लिश में है, जो क्वालिफाइंग नेचर वाला है इंग्लिश, इसमें क्या है, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें भी इंग्लिश होगा आपका। पेपर 1 का 2 पार्ट है,
फर्स्ट वन इज जनरल स्टडीज एंड सेकेंड इज हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर? तो पेपर 1 में जो हिंदी एंड इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश में क्या है, तो इसमें पैसेज होंगे, फिर से अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है ना। नंबर 2, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका जो अप्लाइड इंग्लिश वाला सिलेबस है उसको कवर करते हैं, तो पेपर 1 का जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इतना तो है कि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट यदि हैं तो हिंदी को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रखना है, सॉरी, हिंदी को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रखना है। हिंदी में भी अनसीन पैसेज है और हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, अप्लाइड इंग्लिश के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो आई थिंक इंग्लिश के साथ साथ आपका पेपर 2 का इंग्लिश तो कवर होगा ही, पेपर 1 का भी इंग्लिश कवर हो जाएगा, और हिंदी तो मेरे समझ से आप खुद कवर कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग अभी जो हम लोग नंबर 2 में देखे थे, एज पर सिलेबस, एज पर सिलेबस जो आपका सेक्शन 2 है, ग्रामर एंड यूजेज, तो इसको लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें 20 MCQ जो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट था पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। आई थिंक एक स्टूडेंट जब से अपना होश संभालता है और इस फील्ड में वो आता है, इस फील्ड में बोले तो एकेडमिक वाले फील्ड में जो वो आता है वो, और इंग्लिश की बात करें, मैंने क्या सीन क्रिएट किया है, एक स्टूडेंट जब से वो होश संभालता है, एकेडमिक फील्ड में आता है, वो कुछ सीखना समझना स्टार्ट करता है, अपना सेंस लगाना स्टार्ट करता है, तो इंग्लिश में सबसे पहला जो उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। और जब तक वो एक स्टूडेंट के रूप में है, कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, तब तक इस पे उसको फोकस बनाए रखना है। क्लियर? तो ये है क्या पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, इसकी बात थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद डिटेल्स फिर इसका चलेंगे। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, और यू कैन से इट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, बोथ आर सेम, आइदर यू से इट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच और यू से इट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस यदि लिखा जाए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये एक स्पीच है। पार्ट्स का मतलब भाग और हिस्सा, और स्पीच का मतलब स्टेटमेंट। क्लियर? तो एक स्टेटमेंट, एक स्पीच को बनाने में किस किस पार्ट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। अब आप इसको इस व्यू से देखें, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के व्यू से देखें, तो मैंने अभी क्या बोला कि एक स्पीच, एक स्टेटमेंट को बनाने में किस पार्ट की जरूरत होती है, उसके बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। सेकेंड जो मैंने बोला कि यू कैन से इट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वो कैसे, आप इंडिया इज अ वास्ट कंट्री का जो स्टेटमेंट है, इसमें आप मल्टीपल वर्ड्स को देख रहे होंगे, तो क्या इन सारे वर्ड्स का रोल सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियस है कि डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होगा। तो किस बेसिस पर इंडिया जो है यहां सब्जेक्ट बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, और इंडिया सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का ही यूज क्यों करेंगे, और ये वर्ब कैसे है, ठीक है ना।
ए वर्ब है, ए नाउन है तो सब्जेक्ट बना हुआ है यहां, ठीक है ना। ए आर्टिकल हो गया, ए एडजेक्टिव हो गया, अगेन कंट्री जो है नाउन हो गया। ये जो मैंने इसको नाउन बोला, इसको मैंने एडजेक्टिव बोला वास्ट को, ए आर्टिकल है, ए वर्ब है, अगेन इंडिया इज नाउन। तो ये सब जो मैंने लिखा है ना, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, यही क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं कि बस इतना ही काइंड्स ऑफ वर्ड्स होता है, और भी है, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच बोथ आर सेम। क्लियर। इसको फॉर्मल वे में यदि डिफाइन करना हो, किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को या काइंड्स ऑफ वर्ड्स को, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? आप बोल सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। इन सारे वर्ड्स को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इंग्लिश के सारे वर्ड्स यूजलेस तो है नहीं, कोई भी वर्ड यूजलेस है नहीं, सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ यूज होता है। तो ग्रामरियन ने क्या किया कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में उनके वर्क के बेसिस पे दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसी डिवीजन का, इसी बंटवारे का एक नाम दे दिया विच वी नो एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैंने क्या बोला? इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में उनके वर्क के बेसिस पर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसी डिवीजन का, इसी बंटवारे का एक नाम दे दिया जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर? तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या क्या? राइट फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and last one is interjection. Clear? ये जो मैंने लिखा है राइट फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और काइंड्स ऑफ वर्ड्स। क्लियर? यानी आप इसको इस तरीके से समझे कि आज तक जितने भी वर्ड्स का यूज कर कर आप इंग्लिश बोले होंगे या आप लिखे होंगे या आप सुने होंगे या आप कहीं देखे होंगे, यदि उन सारे वर्ड्स को इफ वी वांट टू कैटेगराइज देम, देयर विल बी ओनली 8 ग्रुप और 8 कैटेगरी, राइट फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन। क्लियर? इतने मोटे डिक्शनरी को दे दिया जाए आपको और कहा जाए कि इसमें आ रहे सारे वर्ड्स को आप ग्रुपिंग कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। इंग्लिश का एक इतना मोटा डिक्शनरी आपके पास है और उसके सारे वर्ड्स को ग्रुप में बांटना है, डिवाइड करना है, तो कितना ग्रुप बनेगा? 8 बनेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप ले लें, उसमें आ रहे सारे वर्ड्स को यदि ग्रुपिंग करना हो, कैटेगराइज करना हो, कुल कितना ग्रुप बनेगा? 8 ग्रुप बनेगा। क्लियर? कौन कौन सा बनेगा? नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। अब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इन सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? आज का पर्पस क्या था हम लोगों का? आज का पर्पस था कि ये जो झारखंड ट्रेड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 है, ठीक है ना, जिसमें कि कुल 510 जो गवर्नमेंट के +2 वाले स्कूल हैं, जिसमें 1373 पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाले हैं। और इसमें यदि आपका सब्जेक्ट अप्लाइड इंग्लिश है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, राइट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर एंड यूजेज हो गया, वोकैब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने राइटिंग की बात किया,
सिलेबस का डिस्कशन आज का फोकस था। टॉपिक में अभी हम लोगों ने ग्रामर को लेकर स्टार्ट किया है, और ग्रामर में जो पहला था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक इंट्रो मैंने देने का काम किया। डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।